Hello friends, meet one of my best friend called Mr. Joe V. Carvalho. Now, जो का बहुत दिनों से स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बोलते ही रहता है कि कैसे करें, क्या करें. He is a businessman, so he doesn't have much of time to research on company or maybe look into annual reports and everything. तो एक दिन मुझे मिला एंड कुछ ऐसा उसका कन्वर्सेशन था. He is very excited as I said, but उसका प्रॉब्लम था how to check whether my company is good or bad, तो जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है. And I don't have time to check annual reports or other things. Give me a quick fix. तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल जो बंदे रहते हैं जिनको मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है उनके साथ होता ही है. सभी को ये टाइम नहीं मिलता है कि एनुअल रिपोर्ट देखो, उधर से कैलकुलेट करो रेशियोज या ग्रोथ या वॉट एवर थिंग, या कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल सुनो. इसमें बहुत टाइम लगता है. मैंने एक वीडियो बनाया है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर. अगर कोई डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहता है तो क्या क्या चीज उसको करना चाहिए वो इस वीडियो में दिया है. तो आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन चेक दैट वीडियो, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा. तो मिस्टर जो को तो क्विक फिक्स चाहिए. यार जल्दी बता कैसे कैसे सिलेक्ट करें एक पर्टिकुलर कंपनी को और कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंपनी अच्छा है कंपेयर टू ऑल अदर कंपनी. तो मैं बोला देख, एक चीज है जिसमें तुम ये कर सकता है. तो बोला कैसे कैसे करें. बोला देख, चीज जो है वो है तो सिंपल है, मैं बहुत सिंपली तुमको समझाऊंगा. प्रॉब्लम एक ही है, इसमें अगर तुमको खुद को वो चीज करना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. और अगर तुमको रेडीमेड चाहिए चीज, जो जो थिंग्स मैं बताऊंगा, तो उसके लिए भी कुछ साइट्स हैं. तो जिसके बारे में मैंने अपने फंडामेंटल एनालिसिस का जो वीडियो है उसके लास्ट पार्ट में मैंने वैसे कुछ वेबसाइट्स का नाम बताया जहाँ से आपको रेडीमेड भी मिल सकता है. तो बोला नहीं पहले बता चीज क्या है. तो मैंने बोला ठीक है चलो अभी मैं शुरू करता हूँ, तो सुनो कि वो चीज क्या है और कैसे आपको हेल्प करेगा कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने में और कंपेयर करने में दूसरे कंपनी के साथ. बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि जो जो चीज मैं बताऊंगा वो चीज बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, और वो अगर आप ठीक से नोट कर लिए और ठीक से इम्प्लीमेंट कर सके तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में गलतियां नहीं करेंगे. तो जो चीज का मैंने बारे में बताया उसको दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियोज. तो बोले यार फाइनेंशियल रेशियोज तो यार मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो मैंने जैसे बताया कुछ कुछ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको रेडीमेड भी मिल सकता है. तो मेरा वो फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो देखना. तो बोला ठीक है आप समझा क्या करना है फाइनेंशियल रेशियोज में क्या क्या है. बोला देखो फाइनेंशियल रेशियोज वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंपनी कंपैरिजन पर्पस में तो बहुत हम लोग यूज करते हैं, बट स्टैंड अलोन रेशियोज का कोई मीनिंग नहीं रहता. मैंने आपको बोल दिया ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 6%, तो क्या कर लोगे आप. 6% मतलब क्या है. तो नंबर स्टैंड अलोन बेसिस में कुछ नहीं है. आपको देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल पैटर्न, आपको देखना पड़ेगा सिमिलर टाइप के कंपनी के साथ कंपेयर करके, एंड कंपैरिजन के बाद जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेशियोज आर एज गुड एज वन इंटरप्रेट. तो इधर नंबर मायने ज्यादा नहीं रखते, मायने ज्यादा रखते हैं हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दोज नंबर. तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कैसे क्या क्या रेशियोज हैं जो हम लोग
इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, वो कैसे देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। चलिए, फर्स्ट जो रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसमें मेन थीम क्या है, द लोअर द बेटर, तो जितना कम उतना अच्छा, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में मान लीजिए, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेट टू इक्विटी ये रेशियो अगर आपको रेडीमेड भी कहीं पे मिल जाता है तो द लोअर द बेटर, जितना कम उतना अच्छा। तो मैं इधर एक एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे आप कंपेयर भी करो। तो ये रहा है कंपनी ए, उसका मैंने बैलेंस शीट का एक स्नैपशॉट दिया हुआ, ठीक है। तो उसके पास 100 रुपीज का कैश है। डेट, डेट बेसिकली क्या है, आपका जो लोन उस कंपनी ने लिए या मार्केट से जो पैसा उठाया थ्रू मार्केट बोरिंग्स एंड एवरीथिंग, तो वो सारा वो डेट्स में आता है। तो डेट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, सारा वो डेट उधर दिया हुआ है। 250 रुपीज का उसके कंपनी में डेट। अब एसेट से लाइबिलिटी जब डिडक्ट करोगे तो पड़ा रहता है इक्विटी। तो वो इक्विटी आपके पास है, मैंने कंपनी एक का है 100। तो मैंने क्या बोला था, डेट टू इक्विटी कैसे निकालोगे, ऊपर आपका आएगा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो वो इस कंपनी का आ रहा है 2.5x। तो अब देखिए स्टैंड अलोन नंबर 2.5, अब क्या कर लोगे, 2.5x का उसका डेट टू इक्विटी, ये अच्छा है या खराब है कैसे पता चले। तो चलो एक कंपनी बी, सेम टाइप का बिजनेस में और एक कंपनी भी है, कंपनी बी, उसके साथ कंपेयर करते हैं। सेम मैंने उसका बैलेंस शीट का जो स्नैपशॉट था उधर डाला। तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी आ रहा है, आप देख रहे हो इधर स्क्रीन पे, 150 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 0.75x। तो मैंने क्या बोला था, द लोअर द बेटर। तो कंपनी बी का तो बहुत लो है कंपेयर टू कंपनी, कंपनी का 2.5x है, कंपनी बी का 0.75x। तो इन दिस केस कंपनी बी होल्ड्स द एज, कि इस कंपनी ने अपने ग्रोथ के लिए ज्यादा डेट के ऊपर रिलाई नहीं किया, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी बी को थम्स अप मिलता है। तो डेट टू इक्विटी हो गया। सेकेंड और एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन, और हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीएम। इसमें ये चीज ध्यान में रखिए, द हायर एंड मोर स्टेबल द बेटर। तो हायर में तो समझ में आ गया, जितना ज्यादा उतना अच्छा, बट मोर स्टेबल का क्या मतलब है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा कंपनी ए का एग्जाम्पल, 5 साल का मैंने उसका कच्चा डेटा डाल दिया। अब कंपनी ए में आप देखिए रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मैंने डाला है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो कंपनी ए का देखिए परफॉर्मेंस, 17 से शुरू होता है, 15% हुआ, 16%, अरे वाह। फिर 19 में कुछ गड़बड़ हो गया, इकोनॉमिक क्रैश हो गई, 5% में आ गया। 2020 में अच्छी रिकवरी हुई, 20%, वाह। फिर 21 में कुछ तो कंपनी के अंदर गड़बड़ हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्रैश 2.5%। तो आप इस कंपनी का क्या बोलोगे, यार अच्छी खासी तो रिटर्न दे रही है, बीच बीच में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी, कंपनी बी। सेम कच्चा चिट्टा 17 से 21 तक एनपीएम मैंने निकाला। अरे अच्छा है यार, 2017 में 10%, बट यार कंपनी ए जैसा तो नहीं है, कंपनी का तो 15% है। 2018 में फिर से 10%, बट कंपनी का 16% है। 2019 में 12%, अरे कंपनी ए से तो बहुत बढ़िया है। इवन इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, 20 में 14% और 21 में 15%, दैट इज हाईएस्ट इन लास्ट 5 इयर्स। तो अब ये दो कंपनी में आप कंपेयर करो, कम जो लोग देखेंगे यार स्टैंड अलोन नंबर देखेंगे 2020 का, ठीक है। 2020 में कंपनी ए ने 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन डाला, कंपनी बी के पास नेट प्रॉफिट मार्जिन 14%। तो ये स्टैंड अलोन नंबर आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कंपनी है अच्छी, बट है क्या अच्छी, नहीं है ना, क्योंकि 5 साल में इतना वेरिएबिलिटी, बहुत रिस्की कंपनी है। कहीं इधर उधर हो जाता है तो पूरा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्रैश हो जाता है। जबकि कंपनी बी स्लो है बट स्टेडी है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है।
अब मैं अगर कंपेयर करूंगा एवरेज जो एनपीएम है, कंपनी ए का आ रहा है 11.6%, कंपनी बी का 12.1% का 5 साल में, तो हायर तो है ही। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर क्या पता है, मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ग्रोथ में, मार्जिन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिस कंपनी में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, वो ग्रोथ कम हो सकती है बट स्टेबल है, तो आपके लिए बेस्ट है। तो इधर कंपनी बी ने बाजी मारी। थर्ड जो रेशियो, ये रेशियो आप बहुत सारे यूट्यूब देख लोगे, ये रेशियो कोई नहीं बताता, बट पता है इंडिया जैसे कंट्री में ये रेशियो बहुत मायने रखता है। कैश रेशियो, आप बहुत कुछ हाइड कर सकते हो फाइनेंशियल में, बट कैश तो दिखता है, कैश फ्लो भी दिखता है, कैश दिखता है। और जिसके पास ज्यादा कैश, वही बढ़िया कंपनी। जैसे सम पीपल से कैश इज किंग, सो द हायर द बेटर है। तो जितना ज्यादा कैश रेशियो अच्छा रहेगा उतना बढ़िया है। तो अगेन मैंने कंपनी ए के बैलेंस शीट उठा ली और कंपनी बी की भी ले। चलो अब कंपेयर करते हैं। तो कंपनी ए में आप कैश रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे, बेसिकली कैश रेशियो क्या है, कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी आप बोलोगे क्या है, जो चीज उस कंपनी को नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर पे करनी है, वो उसकी करंट लायबिलिटी। तो कैश इसके पास 100 है, मैंने करंट लायबिलिटीज जो अदर्स में दिख रहा है लायबिलिटी सेक्शन में, वो 150, तो मैंने निकाली कैश रेशियो 0.7x। अब स्टैंड अलोन 0.7x से क्या कर लूंगा मैं, ये अच्छा है या खराब है क्या है। हाँ, अगर 1 से ज्यादा होता, ये 0.7x है ना, 1 से ज्यादा होता तो मैं बोलता अरे टॉप क्लास कंपनी, बट इसमें कुछ तो खामियां हैं। चलो ठीक है, कंपनी बी का देखते हैं। सेम वे में कैलकुलेट किया, इसका कैश रेशियो है 0.6 है। अरे इसमें तो कंपनी भी थोड़ा सा पीछे रह गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप दो कंपनी में कंपेयर किए, एक कंपनी का कैश रेशियो 0.7x आ रहा है और दूसरे का 6 होता है। तो स्टैंड अलोन कैश रेशियो के ऊपर नहीं तब देखना पड़ेगा, उसके पिछले जो रेशियोज मैंने बताया उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो सारे रेशियोज फिट बैठते हैं तभी। एक एक रेशियो में हो सकता है कंपनी थोड़ी पिछड़ जाए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपनी बी के साथ कंपनी ए का, बट कुछ थोड़ा सा तो है। तो इधर कंपनी बी तो उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई। तो कैश रेशियो का मैंने फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये ठीक से देते नहीं है। तो इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इस सेक्शन में कंपनी बी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। चलो नेक्स्ट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन मिस मत करना। ये वाला और नेक्स्ट वाला जो रेशियो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मेक और ब्रेक टाइप का है। ठीक है, इधर क्या है, द हायर एंड मोर स्टेबल द बेटर, सिमिलर है नेट प्रॉफिट मार्जिन, बट इसमें एक तो बोर्ड है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये कंपनी ए का मैंने डाल दिया फाइनेंशियल्स, ये अब कंपनी बी का। आप बताओ कौन सा अच्छा है। देखो देखो आरओई का देखो, आरओई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता देता हूँ, टिल द टाइम यू एक्चुअली सी द फाइनेंशियल्स। इट्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जो शेयर होल्डर्स इक्विटी बेसिकली होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, दैट इज योर इक्विटी। इन सिंपल टर्म्स ये आपका इशूड कैपिटल प्लस प्रीवियस ईयर का जो भी नेट, जो भी आपका जो रिटेन अर्निंग्स है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आरओई ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विटी डिवाइडेड बाय, सॉरी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो ये आपका आरओई। तो आप तो बोलेंगे हाँ यार कंपनी बी का तो स्टेबल दिख रहा है, देखो 10, 11, 12, 18, 19, कंपनी ए का वही सेम इशू, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कुछ भी नहीं। तो स्टेबिलिटी तो नहीं है, स्टेबिलिटी के हिसाब से कंपनी भी अच्छी। चलो मान लिया। अब मैं एक चीज दिखाऊंगा, कंपनी का एवरेज आरओई है 15.6% और
कंपनी बी का 14%। अब क्या बोलोगे? अब सोच में पड़ गए होंगे कि अरे यार कंपनी बी का तो कम दिख रहा है, 14% का एवरेज आरओई है, कंपनी ए का 15.6% का है। कंपनी में स्टेबिलिटी जरूर नहीं है, बट एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी तो तभी दे रही है 15.6%। तो अब क्या करें? अब कौन सी कंपनी बेटर? तो जैसे मैंने बताया था कि आप स्टैंड अलोन कोई भी पर्टिकुलर ईयर देख के नहीं निकाल सकते, या स्टैंड अलोन कोई भी एक पर्टिकुलर रेशियो लेके बोलते हैं आरओई सबसे ज्यादा है तो ये कंपनी बेटर है, नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको देखना पड़ेगा पिछले जो भी रेशियोज हैं उसके साथ इनलाइन करके आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आरओई ज्यादा है इसका कारण क्या है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो इसके कभी ज्यादा कभी कम होते रहते हैं, तो वो तो फैक्टर नहीं है। एक फैक्टर जो है, जो आप डेट टू इक्विटी वाला सेक्शन अगर देखोगे फिर से जाके देखिएगा, कंपनी का डेट टू इक्विटी ज्यादा है। अब डेट टू इक्विटी का ज्यादा मतलब ये है कि उसने जो बोरोइंग है और यू कैन से डेट के ऊपर रिलाय करके अपने फाइनेंशियल अच्छे किए। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें जो डेट रिलेटेड जो बेनिफिट उसको मिला है, उसके ऑपरेशंस को मिला है, उसका कंट्रीब्यूशन है। इस कारण से इस कंपनी का आरओई ज्यादा है। तो इन सिंपल टर्म्स क्या होता है, जिन कंपनी का लेवरेज ज्यादा होता है ना उनका आरओई थोड़ा ज्यादा रहता है। ये बात आप मान के चलो, बट अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि यार डेट टू इक्विटी ज्यादा होना तो अच्छी बात नहीं है, तो उसके कारण से अगर आरओई बढ़ रहा है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इस हिसाब से आप अगर देखोगे तो कंपनी ये उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ डेट टू इन्फ्लेट योर आरओई। तो इधर भी कंपनी बी एडवांटेज है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब जो आ रहा है दैट इज वैल्यूएशन, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। एंड ये तो यू कैन से मेक और ब्रेक टाइप का है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग्स जो रेशियो है वो क्या है, प्राइस इधर क्या है, मार्केट प्राइस, जिस प्राइस में आप ट्रेड करते हैं जो स्क्रीन में दिखते हैं वो प्राइस। और अर्निंग्स, अर्निंग्स क्या है, अर्निंग्स है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर क्या है, अब अर्निंग्स तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया जो कंपनी हर साल देती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको डिवाइड कीजिए आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर कहाँ पे मिलेंगे, वो भी कंपनी डिक्लेयर करती है कि कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स करोगे तो ईपीएस आ गया। ठीक है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करोगे तो प्राइस टू अर्निंग्स आ गया। ये वैल्यूएशन रेशियो होता है। तो एक चार्ट के साथ आपको दिखाता हूँ। आपके वाई एक्सिस में हो गया प्राइस, एक्स एक्सिस में हो गया अर्निंग्स पर शेयर। अब ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स, इसमें तो क्या देख के क्या लग रहा है, हाँ प्राइस टू अर्निंग्स बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बट ऑन एन एवरेज ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरी कंपनी हाँ बढ़ा फिर नीचे आया फिर थोड़ा सा बढ़ा, बट ऑन एन एवरेज फ्लैट है। ऑन एन एवरेज क्या बोला मैंने, फ्लैट है। प्राइस टू अर्निंग्स ज्यादा नहीं बढ़ा, दूसरी कंपनी का ज्यादा बढ़ा है। तो आप बोलोगे कि तो प्राइस टू अर्निंग्स इसका बड़ा है तो शुड आई बाय दैट, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है अर्निंग्स के हिसाब से, तो ये अच्छी होगी। इधर ही मैं बोला इट इज सब्जेक्टिव। आपको अब देखना पड़ेगा कि उसका प्राइस क्यों रहा है। कोई बढ़ा रहा है दैट इज वन पॉइंट, कंपनी के फंडामेंटल्स के कारण से बढ़ रहा है दैट इज अनदर पॉइंट। तो वो आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि सब्जेक्टिव। अब मैं इन दोनों में अगर आप बोलोगे कि कौन सा वाला लेना चाहिए, ये डिपेंड करेगा पिछले जो 4 रेशियोज मैंने बताए उसमें किसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। तो मैं इधर दिखाता हूँ कौन सा कंपनी का कौन सा।
तो लाल वाला जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे वो कंपनी बी का है, ठीक है, और जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है वो कंपनी ए का है। अब बताओ कौन सा अच्छा है। कंपनी बी में हम लोग ने 4 रेशियोज देखे, जिसमें कैश रेशियो छोड़ के बाकी रेशियो में कंपनी भी अच्छी परफॉर्म की है। डिस्पाइट ऑल दैट फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड दैट कंपनी, उसका जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऐसा नहीं कि एकदम हाथ से निकल गया, फ्लैट है। तो ये कंपनी फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद भी उसका देखिए वैल्यूएशन उतना हाई नहीं, जबकि कंपनी ए का देखो 3 जगह पे तो मार खाई है कंपनी में, बट तभी भी उसका प्राइस टू अर्निंग्स अगर देखोगे ऑन द हाई साइड, मतलब अगर ट्रैजेक्टरी देखोगे ऑन द हाई साइड, आप अगर ओनली ऑन पर्टिकुलर टाइम जोन में देखोगे तो लग रहा है कि कंपनी भी उससे ज्यादा वैल्यूएशन है। वो इस कारण से भी होगा, ठीक है, अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट उसको एक ना एक दिन प्राइसिंग कर ही लेती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि प्राइस पी ऑफ द कंपनी बी इज मोर स्टेबल, या हाथ से नहीं निकल गया, तो आपको लगेगा कि चलो ये कंपनी अच्छी है एंड उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे। हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग टाइप का यू कैन से आइडियल प्राइस टू अर्निंग्स या वैल्यूएशन रेंज होता है, बट ऑन एन एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स अगर 10 to 15 के अंदर है कोई भी कंपनी, डिस्पाइट ऑल द स्ट्रॉन्ग रीजन, तो वो आपका एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। बहुत से कंपनी का होता है कि बहुत जल्दी जल्दी प्राइस में डिस्काउंट हो जाता है, कंपनी ने बोल दिया एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट हो गया एंड उससे कंपनी का वैल्यूएशन जल्दी जल्दी बढ़ गया, तो वो भी हो सकता है। बहुत सारे कंपनी में आपको दिखेगा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ कारण से मे बी ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस और ड्यू टू सम जियो पॉलिटिकल टेंशन और सम इकोनॉमिक सिचुएशन उसका प्राइस टू अर्निंग्स में वो नहीं दिख रहा है, तो वो आपके लिए वैल्यू। तो ये जो 5 रेशियो मैंने बताया ये आप लिख लो, नोट कर लो, अगर हो सके तो फिर से एक बार पूरा वीडियो देखो। कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ क्वेरीज हो या कुछ मैंने गलती किया हो तो वो भी आप लिखिए कि आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया। अगर मैंने जो बोला है मेन पॉइंट क्या है पता है, मेन पॉइंट ये है, ratios are as good as one can interpret them। आपके रेशियो स्टैंड अलोन बेसिस में कुछ मायने नहीं रखते, कंपेयर कीजिए दूसरे कंपनी से, कंपेयर कीजिए हिस्टोरिकल एंड देन इंटरप्रेट दैट। वो जो इंटरप्रिटेशन आएगा दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इससे इजीली मुझे नहीं लगता कोई भी आपको समझा सकता है। अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू ऐड लगा तो प्लीज यार थोड़ा सा दया कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अच्छे अच्छे वीडियोस तो लाता हूँ बट यार आप लोग देखते नहीं हो। एनीवे आप अगर ये देख रहे हो तो सभी को रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। और कुछ भी क्वेरीज हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव a nice day, have a good investing। Thank you।